मैं इस दुनिया का अकेला ऐसा इंसान था जिसकी असली ताकत जितनी बढ़ती, बाहर दिखने वाला लेवल उतना नीचे गिरता जाता। दूसरों की नजर में मैं बस मुफ्त का खाना खाने वाला कमजोर ट्रेनिंग शिष्य बनकर रह गया। लेकिन जिस दिन पूरा सेक्ट खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, उस दिन मजबूरी में मुझे हाथ उठाना पड़ा और फिर मैंने सिर्फ ट्रेनिंग लेवल की ताकत से एक ही वार में गॉड को घायल कर दिया। एक साधारण इंसान ने गॉड को घायल कर दिया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि वो सच में वही डरपोक बड़ा शिष्य निकला। लेकिन मैंने जानबूझकर अपनी ताकत नहीं छिपाई थी, ना ही मैं कमजोर बनने का नाटक कर रहा था। असल में मुझे इस दुनिया का एक भयानक सच पता चल चुका था। इस दुनिया में एक ऐसा नियम मौजूद था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, और वो नियम था, जितना ऊंचा लेवल उतनी जल्दी मौत। हर 1000 साल बाद हेवन खुद उतरकर फैसला करता रहा। जिन लोगों का लेवल इमॉर्टल स्तर से ऊपर पहुंच गया, वो या तो अचानक गायब हो गए या बिजली की आपदा में राख बन गए। दुनिया वाले उसे लेवल बढ़ाने में असफलता समझते रहे, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि उन सबको हेवन निगल चुका था। इस दुनिया के सभी कल्टीवेटर्स का अंत पहले से तय था। आखिर में सब हेवन की बलि चढ़ गए। उस रात भी हमेशा की तरह मैं चुपचाप पीछे वाले पहाड़ के कब्रिस्तान में पहुंच गया। मैंने आदत के मुताबिक गड्ढा खोदा और लाश दबाने की तैयारी करने लगा। गड्ढे के अंदर पड़ा काले कपड़ों वाला बूढ़ा अब मर चुका था, लेकिन उसके शरीर से अभी भी लाल आभा निकल रही थी। ये इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर वालों की खास सुरक्षा शक्ति थी। वैसे उसकी मौत बेकार नहीं गई। ब्लड डेमन सेक्ट का एक बुजुर्ग आधी रात को हमारे चिंग्यून सेक्ट में चोरी करने घुस आया। अगर चोरी करनी ही थी तो चुपचाप करता, लेकिन उसे मेरे सब्जी वाले खेत के ऊपर से ही गुजरना पड़ा। उसने मेरी बड़ी मेहनत से उगाई हुई सब्जियां बर्बाद कर दी। अब उसके बाद मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ देता। उसकी शांत लाश को देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उंगलियों पर नीली आग इकट्ठा की और सीधे उसकी तरफ फेंक दी। उसका शरीर लोहे से भी ज्यादा मजबूत था, लेकिन अगले ही पल पूरी लाश राख बन गई। सबूत मिटाना जरूरी था, वरना लोग मुझे पागल हत्यारा समझ बैठते। गड्ढा भरने के बाद मैंने आदत के मुताबिक आसमान की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा ट्रेनिंग 3rd लेवल अचानक 99% तक पहुंच गया। मैं तुरंत घबराकर अपने अंदर झांकने लगा। मेरे अंदर एक प्राचीन विशाल चक्र घूम रहा था। इस दुनिया में लेवल का क्रम था: ट्रेनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, इमॉर्टल स्तर, इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन, वाइड स्तर, यूनियन स्तर और फिर ग्रेट परफेक्शन। लेकिन हेवन की निगरानी के कारण इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के शिखर से आगे कोई नहीं पहुंच पाया। सिर्फ मैं ही अपवाद बन गया, क्योंकि मेरा दिखने वाला ट्रेनिंग 3rd लेवल असल में वॉइड स्तर के बराबर पहुंच चुका था। अभी मैंने जो नीली आग इस्तेमाल की, उससे मेरी ताकत फिर थोड़ी बढ़ गई। अगर यही चलता रहा तो मैं जल्द ही अगले बड़े लेवल में पहुंच जाता। हालांकि बाहर से कमजोर दिखना ज्यादा सुरक्षित था, लेकिन लेवल बढ़ाते समय निकलने वाली ऊर्जा को हेवन पकड़ सकता था। उसके बाद मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब बिना वजह हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे जल्दी से सोकर अपनी बढ़ी हुई ताकत कम करनी पड़ी। सुबह होते ही चिंग्यून सेक्ट फिर बादलों से घिरा नजर आया। ये आसपास के इलाके का सबसे बड़ा कल्टीवेशन वाला सेक्ट माना जाता था। पूरे सेक्ट में 72 पर्वत मौजूद थे, लेकिन हमारा बैंगनी बांस वाला पर्वत सबसे गरीब जगह बनकर रह गया था, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 लोग रहते थे। एक गुरु जो सालों से बंद कमरे में पड़े थे और जिंदा भी हैं या नहीं किसी को पता नहीं था। एक छोटी शिष्या जो हर समय पर्वत को फिर से महान बनाने का सपना देखती रहती थी। और तीसरा मैं, एक सीधा सादा शिष्य जिसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं अभी उठा ही था कि नीचे से जोर जोर की बहस सुनाई देने लगी। एक मोटा लड़का हाथ में कुछ कल्टीवेशन स्टोन उछालते हुए एक लड़की को घूर रहा था। उस लड़की का नाम सुछिंगे था और वहीं हमारी बैंगनी बांस पर्वत की छोटी शिष्या थी। सुछिंगे गुस्से में बोलने लगी कि सेक्ट का नियम साफ था, हर पर्वत को उसका तय हिस्सा मिलता था, फिर वो लोग उनका हिस्सा क्यों ले रहे थे। लेकिन झाओ हू घमंड से हंसने लगा। उसने कहा कि बैंगनी बांस पर्वत के सारे लोग बेकार निकले। उनका गुरु शायद मर चुका था और उनका बड़ा शिष्य लू चेन तो एक कुत्ते से भी ज्यादा निकम्मा निकला। 10 साल बाद भी सिर्फ ट्रेनिंग 3rd लेवल पर अटका हुआ था। पूरा दिन या तो सोता रहता था या कब्रिस्तान में कचरा उठाता घूमता रहता था। कल तो वो नीचे गांव में जाकर आम लोगों से खाने के लिए भी लड़ पड़ा। उसके मुताबिक मैं सारे कल्टीवेटर्स के लिए शर्म बन चुका था। सुछिंगे तुरंत गुस्से में आ गई। उसने झाओ हू को मेरे बारे में बुरा बोलने से मना कर दिया, लेकिन झाओ हू और ज्यादा हंसने लगा। वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर पर पहुंच चुका था, जबकि सुछिंगे उससे काफी कमजोर थी। उसने सीधे हमला कर दिया। सुछिंगे दूर जाकर गिर पड़ी, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने हथेली में आग का गोला बनाया और उसे मारने ही वाला था। उसी समय मैं जानबूझकर गिरने का नाटक करते हुए उसकी तरफ फिसल गया। मेरा शरीर सीधे उसकी कमर से टकरा गया। अगले ही पल झाओ हू का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। वो पहाड़ की दीवार से जाकर टकराया और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। मैं भी थोड़ा चोट लगने का नाटक करने लगा। बाकी लोग घबराकर बहाने बनाने लगे। किसी ने कहा कि झाओ हू से गलती हो गई होगी, किसी ने कहा कि मैं बस किस्मत से उससे टकरा गया, क्योंकि उनकी नजर में ट्रेनिंग 3rd लेवल वाला इंसान फाउंडेशन बिल्डिंग स्तर वाले को हराने लायक नहीं था। उधर सुछिंगे मुझे अलग नजरों से देखने लगी। उसे लगने लगा कि मैं उसे बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर आगे आया। भले तरीका थोड़ा बेवकूफी वाला था। वो खुशी से बोलने लगी कि अगर बड़ा शिष्य हमेशा साथ रहा तो कोई उन्हें परेशान
परेशान नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दुनिया में शायद वही अकेली इंसान थी जिसकी मुझे सच में परवाह थी। उसी समय पूरे चिंग्युन सेक्ट में एक भारी आवाज गूंज उठी। आदेश जारी हुआ कि 3 दिन बाद 5 बड़े सेक्ट मिलकर एक गुप्त लोक खोलने वाले थे। हर पर्वत से ट्रेनिंग 3rd लेवल से ऊपर के 2 शिष्यों को भेजना जरूरी था। आदेश ना मानने वालों का पर्वत खत्म कर दिया जाता। ये सुनते ही मेरा चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि मैं हमेशा शांत जिंदगी जीना चाहता था। उसी समय सुछिंगे ने बताया कि हेवन सेक्ट का होली चाइल्ड श्याओ तियानहे भी आने वाला था। उसका नाम सुनते ही मैं सावधान हो गया। वो पूरे इलाके का सबसे टैलेंटेड कल्टीवेटर माना जाता था। उसकी आंखें हर झूठ और भ्रम को देख सकती थीं। ऐसे इंसान के सामने मेरी असली ताकत खुलने का खतरा था। उस रात मैं पीछे वाले पहाड़ की बर्फीली झील तक पहुंच गया। मैंने अपने शरीर पर 9,999 सीलिंग मंत्र लगा दिए ताकि मेरी ताकत का एक कतरा भी बाहर ना निकले। उसी समय आसमान में हजारों मीटर ऊपर एक उड़ता जहाज रुका हुआ था। उसके ऊपर खड़ा सुंदर युवक ही श्याओ तियानहे निकला। वो ब्लड डेमन सेक्ट के उस बुजुर्ग की गुमशुदगी की जांच कर रहा था। उसके आदमी ने बताया कि किसी ने एक ही पल में इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर वाले इंसान को राख बना दिया, लेकिन वहां बची ऊर्जा सिर्फ ट्रेनिंग लेवल जैसी महसूस हुई। ये सुनकर श्याओ तियानहे भी हैरान रह गया। उसने कहा कि इतनी सटीक ताकत कंट्रोल करने वाला इंसान साधारण नहीं हो सकता। फिर उसकी नजर मेरी तरफ पहुंच गई। मैं उस समय बर्फीले तालाब में बैठा हुआ था। उसने हैरानी से कहा कि साधारण शरीर वाला इंसान उस तालाब में एक पल भी नहीं टिक सकता। उसे शक होने लगा कि मैं कोई बड़ा रहस्य छिपाकर बैठा हूं। उसने तुरंत आदेश दे दिया कि गुप्त लोक के अंदर मुझ पर खास नजर रखी जाए। उधर मुझे भी महसूस हो गया कि कोई मुझे निशाना बना चुका था। अब छिपना मुश्किल पड़ने वाला था। उसके बाद मैंने तरीका बदलने का फैसला कर लिया। गुप्त लोक एक अलग दुनिया निकली। वहां हेवन की पकड़ काफी कमजोर पड़ जाती थी, इसलिए अंदर मैं थोड़ा खुलकर अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकता था। मैंने जेब से एक पुराना मुखौटा निकाल लिया। ये मुखौटा मैंने खाली समय में खुद बनाया था। इसे पहनने के बाद ग्रेट परफेक्शन स्तर से नीचे का कोई इंसान मेरी असली पहचान नहीं देख सकता था। बाहर की दुनिया में मैं कमजोर ट्रेनिंग शिष्य बना रहता, लेकिन गुप्त लोक के अंदर मैं मौत बनकर घूमने वाला था। जल्द ही गुप्त लोक खुलने का दिन आ गया। 5 सेक्ट के हजारों शिष्य वहां जमा हो गए। सामने गुप्त लोक जाने वाला विशाल पोर्टल था। घोषणा की गई कि अंदर जाते ही सभी अलग अलग जगह भेज दिए जाएंगे। 7 दिन बाद पोर्टल फिर से खुलेगा। अगर समय पर बाहर नहीं निकले तो हमेशा के लिए अंदर फंस जाते। साथ ही सबसे अंदर वाले इलाके में एक भयानक चीज सील करके रखी गई थी। सबको वहां जाने से मना किया गया। मैं सबसे पीछे खड़ा रहा। मेरे शरीर पर ढेर सारे सुरक्षा मंत्र लगे हुए थे ताकि लोग मुझे डरपोक समझते रहें। उसके बाद मैंने सुछिंगे को एक टूटी जेड दे दी। मैंने उसे समझाया कि अंदर जाकर पहले छिप जाना, अगर खतरा दिखे तो तुरंत जेड तोड़ देना। लेकिन वो फिर भी मेरे लिए जड़ी बूटियां ढूंढना चाहती थी ताकि मेरे लिए दवा बना सके। उसकी बात सुनकर मैं बस बेबस होकर देखता रहा। कुछ देर बाद सभी लोग गुप्त लोक के अंदर कूद पड़े। तेज चक्कर आने के बाद मेरे सामने घना प्राचीन जंगल दिखाई देने लगा। मैं तो किसी पेड़ पर जाकर सोने की सोच रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर एक लाल रंग के पौधे पर पड़ गई। वो ब्लड ड्रैगन घास निकली। इतनी कीमती जड़ी बूटी का बाहर वाले इलाके में मिलना अजीब बात थी। उसी समय चिंग्युन सेक्ट के 3 शिष्य भी वहां पहुंच गए। मैं उन्हें देखकर मन ही मन बेवकूफ बोलने लगा। अगले ही पल जमीन फट गई। पत्थर जैसी चमड़ी वाला एक विशाल अजगर बाहर निकल आया। उसने पहले शिष्य को एक ही निवाले में निगल लिया। बाकी 2 भागने लगे, लेकिन उसकी पूंछ ने उन्हें मांस के टुकड़ों में बदल दिया। चारों तरफ खून फैल गया, लेकिन वो दानव सांप उस पौधे को छोड़कर नहीं गया। वो वहीं बैठकर आसपास नजर रखने लगा। ये चौथे दर्जे का शिखर वाला सांप निकला, जो पूरी ताकत लगाने पर आधे गोल्डन कोर स्तर के बराबर पहुंच जाता। लेकिन ये देखकर भी मेरे मन में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि कल्टीवेशन की दुनिया हमेशा से ऐसी ही क्रूर रही। यहाँ लालच का अंत अक्सर मौत में होता था। हालांकि वो जड़ी शराब में डालने के लिए काफी अच्छी लगी। ये सोचकर मैंने कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ शरीर की ताकत से पत्थर उछाल दिया। दानव सांप को खतरे का एहसास हो गया। वो बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर उसकी प्रतिक्रिया से भी तेज निकला। अगले ही पल उसकी पत्थर जैसी चमड़ी टूट गई। पत्थर सीधे उसके गले के आर पार निकल गया। मैंने उस पौधे को उठाया ही था कि तभी कोई वहां आने लगा। मैं जल्दी से छुप गया। वह श्याओ तियानहे था। वो हैरानी से बोलने लगा कि चौथे दर्जे के शिखर वाले मॉन्स्टर को बिना कल्टीवेशन एनर्जी इस्तेमाल किए मार देना आसान नहीं था। ऐसा वार करने वाला कम से कम गोल्डन कोर स्तर का बॉडी कल्टीवेटर जरूर होगा। उसने छिपे इंसान को बाहर आने के लिए उकसाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उसकी चाल समझ चुका था। मैं चुपचाप छिपा रहा। बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने पर आखिरकार श्याओ तियानहे वहां से चला गया। उसी समय दूसरी तरफ सुछिंगे खतरे में फंस गई। ब्लड डेमन सेक्ट के लोग उसे घेर कर खड़े थे। उनका लीडर गंदी नजरों से उसे घूर रहा था। वो लोग बाकी चारों सेक्ट के शिष्यों को मारते घूम रहे थे। सुछिंगे गुस्से में पूछने लगी कि क्या उन्हें सेक्ट्स के बीच युद्ध का डर नहीं था।
लेकिन सामने वाला आदमी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर सबको यहीं गुप्त लोक में मार दिया जाए तो किसी को सच्चाई पता नहीं चलेगी। सु छिंगे डर कर तुरंत जेड टोकन के जरिए मदद मांगने लगी, पर उसने कोई मौका ही नहीं दिया। उसके बाद उसने सु छिंगे को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उसी समय मुझे भी अचानक खतरे का एहसास हो गया। मैं चारों तरफ बिजली की गति से देखने लगा। मैंने तुरंत स्पेस पावर इस्तेमाल कर दिया और वहां पहुंच गया। उधर सु छिंगे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगने लगा कि अब वो शायद कभी मेरे लिए खाना नहीं बना पाएगी। लेकिन तभी मेरी नजर उस तरफ गई और वह लीडर वहीं जम गया। पल भर में उसका शरीर राख में बदल गया। बाकी लोग पीछे हटने लगे। उस समय मैंने मास्क पहन रखा था, इसलिए कोई मुझे पहचान नहीं पाया। मैं उस जेड टोकन को वापस देने ही वाला था कि तभी एक ने पीछे से हमला कर दिया, पर मैंने बस 2 उंगलियों से तलवार रोक ली और उसे चूर चूर कर दिया। ये देखकर वे डर गए और भागने लगे, लेकिन मैंने कोई मौका ही नहीं दिया। मैंने हवा में ही सबको पकड़ लिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सु छिंगे पूरी तरह स्तब्ध होकर मुझे देखती रह गई। मैंने ज्यादा देर वहां रुकना सही नहीं समझा, इसलिए मैंने चुपचाप जेड वापस उसके हाथ में रख दिया, फिर वहां से तुरंत निकल गया। सु छिंगे लगातार उस जेड को देखती रही। उसे ना जाने क्यों अपने पास बड़े शिष्य का एहसास हो रहा था, लेकिन वो खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी नजर में मैं सिर्फ ट्रेनिंग 3rd लेवल वाला कमजोर शिष्य था। उधर लड़ाई की वजह से मेरे शरीर में लगा सीलिंग बैरियर फिर से टूटने लगा था, तो मैं तुरंत अपनी ताकत दबाने में लग गया। उसी समय पूरे गुप्त लोक में भयानक ऊर्जा फैलने लगी। मैंने ऊपर देखा तो पूरा आसमान लाल हो चुका था। ब्लड डेमन सेक्ट ने पूरे गुप्त लोक के अंदर एक विशाल ब्लड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था। उनका असली मकसद बाकी सेक्ट्स के शिष्यों को मारना नहीं, बल्कि इस पूरे गुप्त लोक को डेमन वर्ल्ड से जोड़ना था। अगर वो फॉर्मेशन पूरा हो जाता तो यहाँ मौजूद सारे लोग मारे जाते, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता किसी और बात की थी। इतनी बड़ी शक्ति को हेवन जरूर महसूस कर लेता। उस समय मेरी असली ताकत छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसलिए मैंने तभी फैसला कर लिया कि अब मैं खुद आगे बढ़ूंगा और ये फॉर्मेशन तोड़ूंगा।